नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ना लाइक किया ना अहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। तो दे देना, ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में दूसरा और बड़ा अहम मरहला आज से शुरू हो गया है और वह है महंगाई मार्च का। आज मर्दान में रैली निकाली गई जिसमें हुकूमत को महंगाई की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के कल के खिताब को अपोजिशन रहनुमाओं ने नाकामी का एतराफ़ करार दिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में पुलिस के एहलकारों से खिताब करते हुए ये कहा कि जो माजी के हुक्मरान हैं वो निशान इबरत हैं। आज जो उनके साथ हो रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात करनी चाहिए थी एक सरकारी महकमे के अफसरान के सामने? लेकिन नाज़रीन, ये वो चीज़ें जो कि सामने हो रही हैं, बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तो अहम चीज़ यह है कि इस वक्त भारत की तरफ से एक बड़ा अटैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान किया जा रहा है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। एक और ख़बर मैं आपको दूंगा, वो पंजाब के अंदर नाज़रीन हुकूमती कैंप के अंदर बड़ी हलचल है। 30 MPs की क्या कहानी है, 30 नाराज़ MPs की क्या कहानी है, ये भी आपके साथ प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करूँगा। और एक और ख़बर मैं आपको दूंगा नाज़रीन, वो काबीना के अंदर फिर से एक और रद्दो बदल की तैयारी हो रही है और मैं नामों के साथ, वजारतों के साथ कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि किस वज़ीर को कौन सी वजारत दिए जाने का इम्कान है और किस वज़ीर की छुट्टी होने की तैयारी हो रही है जो तजवीज़ ज़ेर गौर है प्राइम मिनिस्टर के पास। ये डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा और कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, वो क्या अलाउंसेस हैं जब एक तरफ किफ़ायत शारी की बात हो रही है, ये डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक हम ख़बर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद को कहा गया कि टेम्परेचर ज़रा कम करें पॉलिटिकल, लेकिन जहाँ से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है उसके मकासद क्या है वो भी आपके साथ हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सेनेट इलेक्शन की खबर ये है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आप अपनी राय दें कि क्या सिर्फ जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था उसकी जो 122वीं जो उसका सेक्शन है उसमें तब्दीली करके, तरमीम करके क्या ये सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से हो सकता है। ये तमाम तफसीलात हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर। सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, आज जो PDM की तरफ से सेकेंड राउंड स्टार्ट किया गया है हुकूमत के ख़िलाफ़। और पहले मैं ख़बर दे दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो तो कशीदा है ही, लेकिन कुछ अहम दिफाई हुकाम ने ये बताया है कि भारत की तरफ से एक बड़े स्केल का अटैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान हो रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भारतीय प्लान जो है ये मालूम किया है और उसके मुताबिक ये है कि जो बालाकोट की स्ट्राइक थी उससे बड़े स्केल का, उससे बड़े पैमाने का और उससे मुख्तलिफ नौइयत का अटैक जो है उसकी भारत ने प्लानिंग कर रखी है। पाकिस्तान के अंदर हमें दाखिली तौर पर इस्तेहकाम हर सूरत में चाहिए होगा और तैयारी पाकिस्तान की भरपूर है। आर्मी चीफ ने कल लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया और चाइना के साथ हमारी शाहीन 9 एक्सरसाइजेज भी पाकिस्तान एयरफोर्स की और चाइनीज़ एयरफोर्स की चल रही है। तैयारी भरपूर है किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बहरहाल हमें इंटरनली पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी चाहिए उसके लिए। आज PDM मूवमेंट का सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ है और मरीम नवाज साहबा ने बड़ा ताक के अटैक किया प्राइम मिनिस्टर पे। जो कल PM की स्पीच थी जिसमें उन्होंने वो मरीम साहबा का बकौल वो नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं, ज़रा सुनाएं जी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 250 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी। जी मरीम नवाज साहबा करिए पूरी तैयारी थी, लेकिन नाकामी और नाअहली की वो बात कर रही है।
तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुकम्मल आप कह रहे हैं कि ये नाकामी से ताबीर है। प्राइम मिनिस्टर का जो कल का खिताब था वो खुद नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अल्लाह ताला बिल आखिर हकीकतें खोल देता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हुकूमत नालायकी और माफिया सरपरस्ती का एक सर्कस है जिसके रिंग मास्टर वज़ीर आज़म है। दोनों जो मदें हैं, नालायकी अपनी जगह पर है, जो एक अलग सब्जेक्ट है जिस पे अब तो वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ कर लिया कि बग़ैर तैयारी किसी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हमें 1 साल तक मुईशत की समझ नहीं आई, जो कि तो इसका मतलब है कि जब ये अवाम को कह रहे थे कि घबराना नहीं, समझ उन्हें तब भी नहीं थी। जब वो बड़े बड़े सेमिनार कर रहे थे 2018 के इंतखाबात से पहले, समझ तब भी नहीं थी। और जब खड़े होकर दावे करते थे और ख़ुदकुशी करने के ऐलान करते थे, समझ तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जो इशू है माफिया सरपरस्ती का, जिसका जिक्र मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने किया है, देखिए माफिया की सरपरस्ती सबसे पहले हुई दवाइयों में, फिर आज से 2 साल पहले LNG का ये जो आज क्राइसिस है, इसी तरह का क्राइसिस आया था। कराची में 2 महीने गैस नहीं थी, वहाँ चीनी में, आटे में, पिछले इस साल जून में जो पेट्रोल का एक बड़ा मज़ाका खेज सर्कस हुआ, हम ये बार बार देख रहे हैं। और ये आवाम को समझने की बात है कि काबीना ऐसे फैसले करती है जिसके ज़रिए किसी एक सेक्टर को फ़ायदा पहुंचता है। अब वो चाहे फैसला वो हो जो अब 2 दफ़ा हो चुका है कि वक्त पर LNG नहीं खरीदनी, और जब क्राइसिस आ जाए दिसंबर जनवरी में तो फिर फर्नेस ऑयल पे और डीजल के ऊपर पावर प्लांट भी चलाने हैं। फर्नेस ऑयल लॉबी को खुश करना है, जो पावर प्लांट के जो मालिकान हैं, जो काबीना में बैठे हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाना है। इसी तरह चीनी 11 लाख टन करें कि कोताही से ये नुकसानात नहीं हुए, जानबूझ के फायदा हासिल करने के लिए ये नुकसानात किए गए। कोताही की तो एक अलग दास्तान है ना। गलती से कोताही हो जाए, किसी से चले, ये चीज गलत हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, देखिए समझ नहीं सके। कोताही की मैं सिर्फ कानून के मामले में मिसाल दे देता हूं, ये भी आपके नाज़रीन को नोट करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री गलत और गैर आईनी साबित हुई। ठीक, उसके बाद जब आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के 4 दफा नोटिफिकेशन किए, क्या वो नालायकी नहीं थी जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हैजान पैदा हुआ? उसके बाद आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन का गलत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था नून लीग की तरफ से, और हमने वो वापस करवाया। उसके बाद समझ नहीं आई, और पूरा ये जो एडवाइजर्स के जरिए आप खजाना में, तजारत में, सेहत में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आप जिन्होंने आप मुशीर रखे हुए हैं, इसका देखिए ये कहना कि जी पहली दफा ये केस कोर्ट में गया है, मुशीर खजाना के तमाम फैसले जो उन्होंने 2019 मई से लेकर दिसंबर 2020 तक किए हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान उठ गया। अगर ये नालायकी नहीं है तो क्या नालायकी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि फायदा उठाने के लिए सब कुछ करते रहे, खुद लोगों ने फायदा उठाया, काबीना के अंदर बैठे, लेकिन फिर इंक्वायरी भी तो खुद प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। आप लोग तो, आपको चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात जाते, किसी इदारे का दरवाजा खटखटाते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर डालते ये तमाम सबूत लेके कि इतनी बड़ी करप्शन हो गई। की मिसाल दूंगा, शायद खजाना वासी और मैं 2 बंदे, हम गए कमीशन के सामने, पेश हुए, अपनी मारूजात रखी, रिपोर्ट आ गई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। अवाम को क्या 1 पैसे का फायदा हुआ? उस तमाम दौरान जब ये रिपोर्टें आ रही थी, कीमत मुस्तकिल बढ़ रही थी और कोई वजह नहीं थी कीमत के बढ़ने की। आ गई है जी, इसलिए कि जो इंपोर्ट का फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था, वो 1 साल डिले हुआ। अब सवाल मैं एक जो फ्रेम करना चाहता हूं उससे पहले कि अवाम की जेब से जब LNG से आप 122 अरब निकालें, चीनी के माध्यम में 300 अरब निकालें, पेट्रोल की माध्यम में एक और 300 अरब निकालें, दवाइयों की माध्यम में एक और 150 अरब निकालें, ये जो हजारों अरब अवाम की जेबों से निकाले गए हैं, ये इस काबीना के फैसले हैं, ये कोताही नहीं है, ये माफिया की सरपरस्ती है। और जो कोताही के इश्यूज हैं वो मैंने आपको सिर्फ कानून के मामले में सामने रख दिए, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी। अच्छा, अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से भेजता तो एंड पे आऊं, जरा अपोजिशन के जवाब आ जाए। तो वलीद इकबाल साहब, आपकी इजाजत से मैं नासिर शाह साहब से भी ये जानना चाहूंगा कि अब फिर ये वाजे हो गया कि PDM का जो रुख है वो सिर्फ महंगाई वाले मामले पे होगा, फोकस आप महंगाई पे करेंगे, ये बयानिए, ये इदारों पे अटैक, ये चीजें सारी पस मंजर में चली गई हैं। अब वो आपकी तरजीह नहीं है, मेन तरजीह आपकी है महंगाई के मसले पे गवर्नमेंट को अटैक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
देखें, एक जो आप कह रहे थे कि कोताहियाँ या दूसरी चीज़ें, ये एक पूरी सीरीज़ है, कोई एक बात नहीं है। एक एक चीज़ की सीरीज़ है जो इनकी नाअहलियाँ हैं, जिनकी वजह से पूरा मुल्क भुगत रहा है। और जो इनमें भी सीनियर लोग हैं, पीटीआई में भी बहुत काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, वो भी इनकी इन नाअहलियों की वो भुगत रहे हैं। वलीद साहब भी बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं और ये भी महसूस अंदर से करते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी के लिहाज से उनको डिफेंड करना होगा, लेकिन किस तरह से डिफेंड करेंगे बड़ा मुश्किल बात है। एक एक चीज़ जो खुर्रम साहब ने आपके सामने बताई, किसी एक बात को झुटला दें, और इन्होंने तो आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। आपका पूरा प्रोग्राम अभी से गिनवाना शुरू कर दें तो आपका तो 1 घंटा खत्म हो जाएगा कि जब से ये आए हैं कि इन्होंने कोई एक चीज जो की है उसमें से कुछ ना कुछ निकला है। अच्छा, फिर किसी को सजा मिली है? अगर किसी दवाइयों का स्कैंडल आया तो ठीक है जी, बड़ा काम कर दिया इन्होंने, एक वजीर साहब को बरतरफ कर दिया, हटा दिया, लेकिन उसको फिर एक कोई बड़ा ओहदा दे दिया। पार्टी के मुख्तलिफ जब स्कैंडल आते हैं तो उसमें ये एक्शन थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं कोई। अच्छा, वो एक दफा आ गया जी, इन्होंने बड़े वज़रा हटा दिए, जो चीनी और आटे वाला स्कैंडल आया था, थोड़ी देर के बाद फिर खबर आना शुरू हो गई कि उनकी वजारतें सिर्फ चेंज की हैं, किसी को और बड़ा ओहदा दे दिया है। तो ये जितना भुगत रहे हैं, जैसे खुर्रम साहब ने कहा कि 300 अरब का डाका लोगों की जेब में, 500 अरब का LNG वाला देख ले दी, वो उस गरीब आदमी को मिला कुछ? मेरा तो सवाल आपसे फिर वही है कि मेरा तो सवाल आपसे यही है कि आपकी जगह पे इमरान खान साहब अगर अपोजिशन में होते और फिर इस तरह के हालात जो आप बयान कर रहे हैं, तो वो रोजाना अदालत का जाके दरवाजा खटखटा रहे होते, एक पिटीशन जारी होती, वहां पे सबूतों के साथ शवाहिद के साथ वाइट पेपर आ रहे होते, आप लोग खामोश बैठे हैं। समर भाई अल्लाह मान, क्या होता आपके इल्म में? ये तो मैं आपको फरिश्तों की बात बता रहा हूँ ना, हम लोग तो बड़े गुनाहगार थे ना, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये फरिश्तों की आपको बातें बता रहे हैं। और जो आप रास्ता हमें दिखा रहे हैं, सुने समर भाई, जो आप रास्ता हमें दिखा रहे हैं वो हम अपनाने जा रहे हैं। लोगों ने ट्राई की है, लेकिन वहां भी कभी किसी की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन वहां जा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। ये रास्ता मैं नहीं दिखा रहा, ये इमरान खान साहब ये करते रहे हैं। पिछले अदवार हुकूमत में वो अदालत जाके सबूत लेकर जाते थे कि ये करप्शन हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, व्हाइट पेपर लेकर आते थे, वो शवाहिद लेकर आते थे। वलीद इकबाल साहब, ये जो बात करें नासिर शाह साहब, पहले तरह उसका जवाब दे दें मुझे, वो डायरेक्टली आपके बारे में बात थी कि अंदर से आप भी महसूस कर रहे होंगे। एक सवाल है कि आज टोपी और शेरवानी पहन कर नहीं आए, उदास लग रहे हैं। वो कह रहे हैं अंदर से आप भी महसूस कर रहे हैं दर्द, लेकिन आप बोल नहीं रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और टोपी और शेरवानी की भी कुछ लोगों ने पसंद की, कुछ लोगों को ये बुरी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, पहना करें। तो इसी तरह अब जब एक हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा रही होती है, अपने काम कर रही होती है, कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन उसका फैसला अब जो एक रवायत बन गई है, और ठीक है, मैं भले इनसे इख्तलाफ करूं इनके और सरगर्मी पर, ये दोनों बड़ी पार्टियों के जिन्होंने पिछले 10 साल बल्कि 12 साल में जो हुकूमत की है, वो रवायत चल गई है कि 5 साल मुकम्मल होते हैं, फिर इंतखाब होता है, पता लग जाता है कि कौन कितना पानी में है। और इसी तरह ये 2013 में जब इंतखाब हुआ तो PPP की गवर्नमेंट थी, उससे पहले इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि वो री इलेक्ट होते। और सिमिलरली PMLN का भी इस तरह था। मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो कल की कोई गुफ्तगू उन्होंने की है जिस पे बहुत ज्यादा ये बात हो रही है, मैं याद कराना चाहता हूं सबको कि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कोई इसी तरह की बात ये की थी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कि जी हम खुशकिस्मती है कि हमें इसका मौका मिल गया है। बिल्कुल, बराह रास्त नहीं आए, 2013 में हम नहीं जीते, हमें KP में गवर्नमेंट करके सीखने का मौका मिल गया। BBC को इंटरव्यू दिया था जी। और उसमें मैं इसीलिए ये थोड़ी सी तमहीद जो मैंने पीछे की आपको पेश की, वो उसी पे मैं आ रहा था कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में जब बाकी सब लोगों ने भी अपनी मुद्दत पूरी की, मुख्तलिफ सूबों में भी, वफाक में भी, जब PTI गवर्नमेंट जो कि एक मखलूत गवर्नमेंट थी जमात इस्लामी के साथ उस वक्त, उसकी मुद्दत मुकम्मल हुई, तो उस ये खैबर पख्तूनख्वा या उससे पहले जो NWFP कहलाता था,
उसकी तारीख जो जमहूरी तारीख थी उसमें कभी कोई लगातार दूसरी दफा एक पार्टी मुंतखब होकर नहीं आई, लेकिन पीटीआई ने ये करके दिखाया और अपनी कारकर्दगी से करके दिखाया। और फिर उस तरह सिंध में भी पीपल्स पार्टी तीसरी मरतबा मुसलसल इलेक्ट होकर आई है, वो पहले से ज्यादा नशिस्तें लेकर आई है। उस सिंध की हिस्ट्री में कुछ और है, मैं तो खैबर की हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, वहां तो कभी ऐसा नहीं ना हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, उससे ना कंपेयर करें। आप कहते हैं सबसे बुरी गवर्नेंस है सिंध के अंदर ना आप। जी, अब बहरहाल वो भी उसकी बारी भी आएगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह, जब वहाँ पे जितने वहाँ पे पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पे बडेरों का राज है, जहाँ तालीम नहीं है, जब वो उस तसल्लुत से निकलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी वहाँ भी हालात मुख्तलिफ होंगे। मैं समझता हूँ खैबर के जो लोग हैं वो खानदगी वहाँ पे फिर भी दूसरे जगहों से कम भी हो, उनका शऊर जो है बड़ा मुख्तलिफ है। बहरहाल लेट मी कम टू माई पॉइंट। मैं ये अर्ज कर दूं, मुझे अंदर से बिल्कुल कोई किसी किस्म का वो पशेमानी या गुस्सा या नाराजगी नहीं है। मेरे सामने वो कारकर्दगी है और मैं कभी यकीन रखता हूँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं कभी यकीन रखता हूँ कि 5 साल पूरे करने पर वफाकी हुकूमत भी इंशाल्लाह जो पीटीआई की है वो ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी लेकर अगले इंतखाब में आएगी, खासकर क्योंकि अपने उन प्रोमिसेस पे वो डिलीवर कर रही है जो 2018 में किए थे कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। और वो तो जिस तरह पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स में तो अभी तक की 28 माह की कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर तो खुश नहीं है, ज्यादा मुतमईन नहीं है। आप मुतमईन है क्या? इंश्योरेंस के प्रोग्राम से करके दिखा रहे हैं और मतलब जिस तरह से इकोनॉमी को किस समत में लेके गए और सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं। 5 साल बाद लोगों को फैसला करने दें। टॉक शोज पे और जलसों में आप जो मर्जी कहें कि जी हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, ये ना लाएंगे। 13 अरब के रिजर्व से प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट ले रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजर्व है हमारे। अच्छा, अब जो 2020 है सर, इसके बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये नौकरियों और खुशहाली का साल होगा। मैं जरा ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, वो 2017 का भी कारनामा हमने चलाया था जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स हम तलाश कर रहे हैं और हम तकदीर बदल के रख देंगे मुल्क की। वो 200 एक्सपर्ट्स पता नहीं कहाँ चले गए। आज भी काबीना के अंदर 25 लोग वो हैं जो पिछली हुकूमतों के अंदर सर्व कर चुके हैं। लेकिन इस 2020 के बारे में चूंकि अब ये साल ख़त्म हो रहा है तो खान साहब ने इसकी शुरुआत में इस साल के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुनिए दावा खान साहब का। 2020 है वो इंशाल्लाह हमने वो साल रखा है जब पाकिस्तान अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाता है, नौकरियां पैदा करता है, इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ जाता है। पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। तो वहां तक तो नहीं हुआ जो खान साहब बता रहे थे 2020 के बारे में वरीद इकबाल साहब, वो चीजें तो नहीं हुई हैं। बिल्कुल ही खान साहब ने मान लिया 2020 के एंड पे आके कि हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था, वज़रा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैसे गवर्नेंस बेहतर होगी। नहीं, वो आप फिर कल वाले बयान को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। और मैं आज ही बल्कि आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मेरे कुछ मिलने वाले आए हुए थे, मैं उनसे यही अर्ज कर रहा था कि 31 दिसंबर 2019 को जो आखिरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी वो पीटीआई और एलाइड पार्टीज के सेनेटर्स के साथ शिबली फराज साहब क़यादत कर रहे थे। उस वक्त वो लीडर ऑफ द हाउस होते बिल्कुल। और बड़ी काफी आमतौर पे तो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग्स जो सेनेटर से होती थी मुख्तसर होती हैं, आधे पौने घंटे की। ये चूंकि उसके बाद कोई मीटिंग नहीं थी, उसके बाद वो घर जा रहे थे, तो ये खासी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा हमारे साथ और 1-1.5 घंटा गुफ्तगू करते रहे। और यही वो भी कह रहे थे कि हम अब ये बिल्कुल कल मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा जबरदस्त साल होगा, बिकॉज सारी चीज जो भी मसले जिनसे गवर्नमेंट शुरू हुई थी, खासकर इकोनॉमी का और जो बिल्कुल दिवालिया वाला पोजीशन थी, उससे उसको निकाल कर जहां तक पहुंचा दिया था। आप काइंडली इस बात को भी मद्देनजर रखें कि 2020 के हार्डली हम तीसरे महीने में भी पूरा नहीं हुआ था कि कोविड की वो आफत, ये कुदरती ये वबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी उसका असर आ पड़ा। और दुनिया में जिस तरह मेल्ट डाउन हुआ है पाकिस्तान की, तो दास्तान वो हालात में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा इस गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन खान साहब तो कुछ और कह रहे थे, वलीद इकबाल साहब, वो तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मौका मिल गया मुझे। आपको मिसालें दे रहे हैं। मैं जरा आपको कोविड के दौरान भी खान साहब का मौक़िफ़ सुना देता हूं। वो कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है कोविड की सूरत में, जरा सुनाइए। जो क्राइसिस होता है वो एक अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी दे देता है और इसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़िया। ये कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैकेज देना चाहता था, बड़ी देर से वो दे नहीं सकते थे क्योंकि हम जकड़े हुए थे। वो हमने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया। हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें। नहीं कि मुल्क के लिए मुश्किलात हैं, उसी तरह हमारा गैस का और LNG का कॉन्ट्रैक्ट वो। सो ये चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये आम बंदों को तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हें मिल गया काफी कुछ। नालायकी का जो सर्कस है जिसके रिंग मास्टर इमरान खान है,
देखिए, नंबर्स हैं हमारे पास। अगर ये हुकूमत में कोई लाइक होती तो आज जो सर्कुलर गर्दशी कर्जा जो है वो 3000 अरब तक चला गया है, जिसे मुस्लिम लीग नून 1056 बिलियन, जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई उस दिन 1056 अरब रुपए का था, आज 3000 अरब को टच कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो पूरी कहानी थी कि हम बड़ा नहीं क्या इनकलाब ले आएंगे, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। तो सर दूसरा जो वो कैपेसिटी पे एग्रीमेंट्स किसने किए थे आईपीपी के साथ? वो खान साहब ने तो नहीं क्या हमने 5 साल हुकूमत नहीं चलाई करके आए पहले? नहीं, हमने 5 साल हुकूमत करके चले गए। हमने 5 साल हुकूमत नहीं चलाई उन कैपेसिटी एग्रीमेंट्स के ऊपर, तो क्यों नहीं बढ़ा सर्कुलर डेट? बढ़ ही रहा था सर, उसको नीचे तो नहीं जा हमें 750 अरब पर मिला था और हमने उसमें 400 अरब का इजाफा किया। ये सिर्फ 400 आपने पे आउट भी किया था उसमें से जी। तो हम अब जो हैं, इसका मतलब ये है कि इन 28 महीनों में सर्कुलर डेट 3 गुना हो गया। और दूसरा जो नंबर है, आई थिंक जिसका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक है और नालायकी से भी ताल्लुक है, पिछले 16 महीने से, और इनके अपने सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं, अगस्त 2019 से शुरू होकर नवंबर 2020 तक, अभी दिसंबर के नंबर्स आ जाएंगे, पाकिस्तान में अशियाई खुर्दोनोश की महंगाई हर महीने 10% से ऊपर थी। पाकिस्तान के अवाम के गले कट गए हैं। ओवरऑल कम हुई है सर जी, कमाल कर रहे हैं। अभी हमने कहा अच्छा जी कम हुई, पिछले महीने से इस महीने मजीद कम हुई है। सुनिए ना, आपने कहा जी अभी चीनी, जनाब चीनी इंपोर्ट हो गई है और वो जो कोई खरीद नहीं रहा, क्रशिंग का सीजन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन घी 30 रुपए किलो बढ़ गया पिछले 3 दिनों में। ये माफिया सरपरस्ती हुकूमत है। हर माफिया जो है उसको बारी बारी, और देखिए ना, नालायकी में ये भी शामिल है। एक तो माफिया की सरपरस्ती की, इस मौसम गर्मा में पंजाब से 60 लाख टन गंदुम स्मगल हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? एक तो माफिया की सरपरस्ती की, और दूसरा पाकिस्तान के अवाम की जेबों से जो हम 33 रुपए किलो आटा छोड़कर गए थे, वो आटा फिर 80 रुपए किलो तक गया, 85 रुपए किलो तक गया। अब ये है कि ये मामला इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए ना ये, और उसका जो सबसे बेहतर जो उसका मेटाफोर है वो पेशावर की बीआरटी है। और खुलासा अब यहां तक पहुंचा है, जिसका कल एतराफ भी किया है कि ना बस चल रही है, ना हुकूमत पर बस चल रहा है, और सिर्फ वज़ीर आज़म का जी जल रहा है। अच्छा, इसमें नाज़रीन एक खबर में और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो है काबीना के अंदर मज़ीद शफलिंग होने जा रही है। और नए कैबिनेट रीशफल के अंदर जो अब तक का जो प्लान है उसमें 4 वज़ीरों के नाम ज़ेर गौर हैं, जिनकी वज़ारतें तब्दील की जाएंगी या फिर उन्हें हटाया जाएगा। जिनमें एक तो अभी तक का प्लान यह है कि नदीम बाबर साहब जो हैं, जो कि पेट्रोलियम के मुआवन ख़ुसूसी हैं, शायद उनकी छुट्टी हो जाए। जो उमर अयूब साहब हैं, एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्हें कभी इम्कान है कि एविएशन में भेज दिया जाए, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसके साथ साथ जो हवाबाजी के वज़ीर हैं एविएशन के, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उनकी वजारत भी खान साहब तब्दील करने का प्लान कर रहे हैं, और उन्हें वजारत फूड सिक्योरिटी के अंदर भेजे जाने का प्लान ज़ेर गौर है। और जो फूड सिक्योरिटी में फ़खर इमाम साहब हैं, उनका पोर्टफोलियो भी तब्दील किया जाएगा। इस वजारत से उन्हें फिल्म हटाए जाने का प्लान है। डूब रहा है और ये म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं। नीचे से टाइटैनिक डूब रहा है, ऊपर से कहते हैं इसको हटा दो। आपने जिक्र किया एक वजीर के बयान से, वजीर हवाबाजी के, पाकिस्तान की पूरी हवाबाजी की सनत जो है अरबों डॉलर अगले कई साल कहां गए, वो बेड़ा गर्क हो गया है। अगर ये नालायकी नहीं तो क्या नालायकी। अच्छा वलीद इकबाल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ जरा आऊँगा नासिर शाह साहब से माजरत के साथ। ये मुझे बता दें कि अभी प्राइम मिनिस्टर बड़ी किफ़ायतशारी की बातें भी कर रहे हैं। आज वो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में थे, और वहाँ जब बात हुई, तजवीज़ ज़ेर गौर आई कि पुलिस एहलकारों की, जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, उनकी तनख्वाह पंजाब पुलिस के एहलकारों के बराबर की जाए, तो वहाँ खान साहब ने कुछ किफ़ायतशारी का दर्ज दिया। वो क्या था, ज़रा आप भी सुन लें, नाज़रीन भी सुन लें। मुल्क के घर की तरह होता है, तो जब एक घर पे कर्जे चढ़ते हैं तो क्या करता है घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे थे मैंने 60 से 70% खर्चे प्राइम मिनिस्टर हाउस के कम कर दिए हैं, और मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि आज ये तकरीब थी इस्लामाबाद H11 के पास, जो इस्लामाबाद पुलिस का वहाँ पे हेड ऑफिस है, पुलिस जो ट्रेनिंग उनका सेंटर है। तो इमरान खान साहब 20 मिनट की ड्राइव है, वो बाय रोड नहीं गए, हेली पे गए,
पुलिस हेडक्वार्टर में, यानी कि इस्लामाबाद शहर छोटा सा ये शहर है, शहर के अंदर भी वो उन्हें पुलिस लाइन जाना था तो वो पीएम हाउस से 20 मिनट की ड्राइव है, बाय रोड नहीं गए बल्कि वो हेली पर गए। पुलिस वालों को ये दर्ज दिया जा रहा था कफायत शहरी का। वरीद इकबाल साहब, ये क्या मामला है? कफायत शहरी का दर्ज बनी जा रहा तो और भी करीब है पीएम हाउस के, वहां भी हेली पे ही जाते हैं। जी वरीद इकबाल साहब। नहीं, अब देखें, ये आई डोंट नो यहाँ पे आपकी और आपके मेहमानों की ये जो हिसाब किताब वाली बात है या मईशत या खर्चा और आमदन वाली जो बात है, इसमें कितनी महारत और कितनी इसमें इल्म जो है वो पाया जाता है। आपने मुझे एक दो चीजें ये गिनवाई हैं, मैं आपको 25 चीजें गिनवा दूंगा कि जिसमें इससे कई गुना ज्यादा जो है वो आप जो है सेविंग हुई है। और आपको ये अब मुझे उसकी सारी तफसील में जाने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको 2-3 सुर्खियां बयान कर दूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए और उसके मुकाबले में जब प्रेसिडेंट जरदारी गए थे या यूसुफ रजा गिलानी गए थे या मियां नवाज शरीफ गए थे, तो मेरे ख्याल में को 8 गुना 6 गुना 4 गुना ज्यादा खर्चे थे और उसकी 20% में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो गए। उसके साथ डेवोस के ट्रिप्स पे, यूनाइटेड स्टेट्स के सरकारी विजिट्स के ऊपर, अफगानिस्तान का दौरा करने की, ये आप इन चीजों को देखें, ये छोटे छोटे ट्रिप जो है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो टाइम का इशू होता है, ये छोटे छोटे पैगाम जाने होते हैं। वो साइकिल पे जाने की बातें भी यही इमरान खान साहब किया करते थे इक़्तिदार में आने से पहले, मिसालें दिया करते थे। मैं जो तशबीह देना चाह रहा हूँ वो ये है, प्लीज ये जो बात मुझे महसूस हो रही है आपकी इस तरह की मिसालें देने की, वो तो पेनी वाइज और पाउंड फुलिश वाली बात है, उसका मैं समझता हूँ कि जहाँ जी बात है सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो जिन लोगों की मिसालें दे रहे हैं वो रियासत मदीना के दाई साहब जो है, प्राइम साहब जो है वहाँ तो खर्चे बचाते हैं, वो खर्चे यहाँ पूरे कर रहे हैं। यहाँ खर्चे हो रहे हैं ज्यादा ना, यहाँ हेली इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जाना है, 20 मिनट की ड्राइव है, 15 से 20 मिनट, वहाँ वो हेली पे जा रहे हैं, बाहर जाके आप पैसे बचा दिए तो क्या फायदा? कंपेयर करें डेटा कि वहाँ कितना खर्चा हुआ है हेलीकॉप्टर पे और उसमें से कितने पैसे जो न्यूयॉर्क के बचे हैं या यूनाइटेड नेशंस के बचे हैं या अफगानिस्तान के बचे हैं, वो खर्चा यहाँ बराबर कर दिया ना पीएम साहब ने। मेरा आर्गुमेंट ये है, मेरी गुजारिश है कि पीएम साहब अपने सरकारी जहाज पर दावोस जाया करें, अपने दोस्तों से फेवर ना लें, क्योंकि हर दोस्तों की फेवर जो है उन्होंने 100 गुना इस्लामाबाद शहर के अंदर वापस किया है। इस्लामाबाद शहर के अंदर नाके खत्म कर दिए, सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं, वो बाय रोड जा सकते थे। वज़ीर दाखिला ने नाके खत्म कर दिए यहाँ पे, पीएम साहब जो है वो आपका हिसाब पूरा ही नहीं है जी, आप गलत बहस कर रहे हैं। मैं बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता, आप और बात करें जी। मैं कह रहा हूं ना कि आप पाउंड्स बचाने की बात कर नहीं रहे, पेनीज बचाने की बात कर रहे हैं। जहां पाउंड्स बच रहे हैं आप उनको पेनीज को बीच में क्यों ला रहे हैं? इसमें सिक्योरिटी से ज्यादा टाइम का इशू भी होता है कि कितने टाइम में कितना कुछ जो है अकम्प्लिश कर ले एक हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बहरहाल वो मैंने इसी टाइम बताया था कि 15 मिनट की ड्राइव की सिर्फ टाइम का जा सकता था वहां पे। ठीक है, अब अच्छा नासिर शाह साहब, ये सारी चीजें तो हो गई, अब ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वो है आपकी पीडीएम की मूवमेंट का मामला है और पीपल्स पार्टी अब अपनी सीईसी से मंजूरी भी लेने जा रही है। लेकिन मौलाना साहब को कहीं ना कहीं शक है पीपल्स पार्टी पे कि शायद वो आपके साथ कहीं हैंड ना कर जाएं, कहीं आपके साथ कहीं दो हाथ ना कर जाएं, और पीपल्स पार्टी सिंध नहीं छोड़ रही, वो सिर्फ मरकज़ से इस्तीफे देने जा रही है। ये मौलाना साहब को बड़ा शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ लोगों ने उनको कोट करके बातें की भी ऐसी। देखें, कोई भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, वो भी वजाहत कर चुके हैं मौलाना साहब भी और हमारी लीडरशिप भी, चेयरमैन बिलावल साहब भी कई दफ़ा इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि सिंध हुकूमत या इस्तीफ़े जो हैं वो उसमें हाइल नहीं होंगे, रुकावट नहीं बनेंगे जो पीडीएम की हमारी मूवमेंट है। जब ये फैसला हो जाएगा तो सब ने वैसे भी 100% जो हैं पीपल्स पार्टी के जो इस्तीफ़े हैं वो पहुंच चुके हैं चेयरमैन साहब के पास और वो जब हुक्म होगा तो हो जाएंगे। और ये कोई ऐसी मौलाना साहब को इस तरह के खदशात नहीं है। वज़ीर ख़ारजा भी आपको बड़ा ताना दे रहे हैं, हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ताने दे रही है पोजीशन को। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं देने इस्तीफे तो दें भाई, ड्रामे क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं। जरा सुन भी लें शाह साहब आपको क्या ताना दे रहे हैं, जरा वज़ीर ख़ारजा आपको ताना दे रहे हैं, जरा सुनाए जी। बरमला कह रहा हूँ, इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया, ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये रुकावट क्यों है? फिर कह रहा हूं ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे के और देने के और। वो कह रहे हैं आप ड्रामा कर रहे हैं, दे दें इस्तीफे तो दे लाके। देखिए, ये
ये ड्रामा ये खुद कर चुके थे जब इन्होंने इस्तीफे इस तरह के दिए थे। मराहतें भी ले रहे थे, तनख्वाहें भी ले रहे थे, घूम भी रहे थे। लास्ट टेन्योर की आपको मैं बात कर रहा हूँ। हमारे इस्तीफे जब फैसला होगा मुकम्मल तौर पर वहाँ पे होंगे और वो मंजूर भी हो जाएंगे। और ये देखें, ये अजीब जो है ना हुकूमत है वफाक की, जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं अपोजिशन से कह रहे हैं सर, सीसी से आपने सिंध के इस्तीफों पे से फाइल लेनी है या मरकज के इस्तीफों पे भी? को कह रहे हैं सर सब पे राय होगी ना, जो भी सीसी का जो फैसला होगा। और फिर चेयरमैन साहब वजाहत भी कर चुके हैं कि जो पीडीएम का फैसला होगा उस पर अमल होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम साहब हों या जिस तरह वजीर खारजा साहब हैं, वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि जी 1 हफ्ते का धरना दे दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये वजीर खारजा साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दे दें। और आसिफ, इनका एक बयान आया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की सोच कुछ और है और वो नहीं देना चाह रहे। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि क्या मेरे मोहतरम कुरैशी साहब जो हैं वो राब्ते में हैं आसिफ साहब से, जो इनको उनकी बात पता है। यहाँ पे एक मुकम्मल तौर पर फैसला हो चुका है कि ये होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये इस्तीफे दिए जाएंगे ना, ये जो बड़ा मज़ाहिया अंदाज में और बड़ी चीज़ें कहते हैं कि जी फिर ज़मनी इंतखाबात होंगे, तो जब हमने इस्तीफे दिए तो ये ज़मनी ज़ुमनियाँ भूल जाएं, फिर ये टाइम फिश होगा। जब ये राब्ते की बात करें, हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहीं राब्ते में हों जहाँ जरदारी साहब हों, वो दोनों किसी एक ही बंदे के साथ राब्ते में हो। ये भी हो सकता है कि वहाँ से उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही हो। देखें मेरे कोई नहीं, वो फिर वो वजाहत वो कर दें ना, वो वजाहत कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो ये पीडीएम की मूवमेंट है वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। और मेरे मोहतरम वलीद साहब ने हेलीकॉप्टर के वो आपको नहीं बताया, भूल गए, वो तो 50 रुपए किलोमीटर खर्चा आता है ना उसमें। आपको याद होगा पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि वो जो हेलीकॉप्टर है उसका जी को 50 रुपए फी किलोमीटर का खर्चा है। तो वो तो किफायत शारी तो जारी है ना, इसमें कोई वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तो ये तो है, इस तरह की बातें तो हो रही हैं। और वो बन गया ना वजीर आजम, मेरे ख्याल में कोई यूनिवर्सिटी बन रही थी, पता नहीं कोई एकेडमिक कोई बड़ा वहां पे बनाया जा रहा था, गवर्नर हाउसेज में भी ये हो रहा था, साइकिल पे भी प्राइम मिनिस्टर गए। और दूसरा आपने घरों की बात की थी, तो वो शुरू हो गया ना सर, एक घर हो गया ना लीगलाइज, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना है। अब 50 लाख गरीबों के भी हो जाएंगे थोड़े अरसे में। तो शुरुआत है, वलीद साहब सही कह रहे हैं। और ये जो इस वक्त सब बहुत बेहतर है, तो ये कोई गरीब आदमी से पूछे ना कि वो 2 वक्त का खाना कैसे खा रहा है। वो खाना खा रहा है तो जो बीमार लोग हैं उनकी दवाई कैसे पूरी कर रहा है, बच्चों की फीस कैसे दे रहा है, बिजली के बिल कैसे दे रहा है। ये मतलब सब अच्छा है ना मुल्क में, तो फिर ठीक है, वो सब अच्छा है, सब अच्छा सबके लिए है। लेकिन वो आपके और नून लीग के लिए प्राइम मिनिस्टर सब अच्छा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं आप लोग तो निशान इबरत बने हुए, जरा वो भी सुना दीजिए पीएम नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, नाम लिए बगैर। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। हाँ साहब बात कर रहे हैं। बहरहाल अजाब तो बनी गाला में भी आया था, जिसमें इसका मतलब है 25 साल से वो घर गैर कानूनी था, उसकी तामीर गैर कानूनी थी। और अगर 106 रुपए फी मुरब्बा फुट पे 11,500 स्क्वायर फुट का घर रेगुलराइज किया है, तो मेरी इस्तदा है कि पूरे मुल्क में, खासतौर पर कराची में और दूसरे शहरों में, जिन गरीबों की 100 मुरब्बा फुट की झोंपड़ियां गिराई हैं, जिन ठेले वालों के 8-8 स्क्वायर फुट के ठेले इन्होंने उठाए हैं, उन सबको मौका दिया जाए। जो कहते थे ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अगर ये 1 पाकिस्तान है तो फिर पूरे पाकिस्तान में गरीबों को 106 रुपए फी मुरब्बा फुट की फीस देकर अपनी झोंपड़ियां, अपने ठेले, अपने खोखे रेगुलराइज करने की इजाजत होनी चाहिए। वरना फिर यह साबित हो जाएगा कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब ज़हनी
और इंतजामी दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, जिसका जवाब असल में वज़ीर आज़म ने देना है, उनके साथियों ने देना है। बहरहाल सर, मुझे मुकम्मल करने दें। पिछले 28 महीनों में कम अज कम 2 करोड़ पाकिस्तानी मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जिनके पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, उसका जवाब दें। जो दाई थे ना रियासत मदीना के, ये तो इन लोगों के दिल कांप जाने चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान के गरीबों और मेहनत कशों और काश्तकारों के साथ किया है। लेकिन सर बात वहीं पे आके रुकती है कि फिर जोर गरीब पे ही चलता है, चाहे वो लाहौर का खोखर पैलेस हो, वहाँ भी पुलिस आके वापस चली जाती जो गिराने के लिए आई थी, या फिर बनीगाला की आप मिसाल दे रहे हैं, दोनों जगह पे कानून एक ही तरह से अप्लाई हो रहा है अमीर के लिए। लेकिन एक और भी चीज़ है नाज़रीन, जो बात हो रही है कि गरीबों का कोई नहीं पूछता, लेकिन अमीरों को बड़ा पूछा जा रहा है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे, प्लीज़ इसे प्रोड्यूसर साहब ज़रा चला दें। ये 25/11/2020 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दी है प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज़ाद कश्मीर के लिए 4 लाख रुपये चीफ सेक्रेटरी साहब को माहाना मिलेगा जी एग्जीक्यूटिव सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस, और 3,75,000 रुपये मिलेंगे आईजी साहब को सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस। एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत कह रही है कि हमें शदीद माली मुश्किलात का सामना है, शदीद हम माली बहरान का हमें सामना है, और जो यहाँ पे अफसरशाही है उस पर नवाज़शात हो रही हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में नून लीग की है, तहरीक इंसाफ की नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेट के लिए, इस पर अपोजिशन क्या पार्टी बनेगी सुप्रीम कोर्ट पर जाके, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। हुकूमत ने सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए, शो ऑफ हैंड नहीं, ओपन बैलेट है ये, और ओपन बैलेट का तरीकाकार ये है कि जो बैलेट पेपर होगा उस पर वोट देने वाले एमपीए या एमएनए का नाम उसके पीछे लिखा होगा। कोई पार्टी अगर चेक करना चाहे कि किसको वोट दिए, वो तस्दीक कर सकती है, बाद में वेरीफाई कर सकती है। ये रेफरेंस आ गया आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सदर की तरफ से भेजा गया है, और इसमें राय मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपनी राय दें कि क्या हम जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी सेक्शन 122(6) के अंदर हम तरमीम करके क्या इसे सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट कर सकते हैं या फिर आईनी तरमीम करना होगी। लेकिन इसमें कुछ दलीलें भी साथ, कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए, कुछ इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा। फरीद इकबाल साहब, कितने कॉन्फिडेंट है आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो राय जो आप चाह रहे हैं डिजाइड, आपकी वो राय मिल जाएगी आपको वहाँ से और ये ओपन बैलेट की तरफ जाएंगे? और ओपन बैलेट जो है इसमें वैसे ये भी राय है कि पीटीआई को अंदर से थोड़ा खतरा भी है कि कुछ सेनेटर्स पंजाब के अंदर भी एक आध नुकसान हो सकता है, एक आध केपी के अंदर हो सकता है, बड़े लोग नाराज हैं। नहीं जी, खतरा तो इसमें बिल्कुल कोई नहीं। और जहां तक कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूंगा, अपने खतरे का क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो पीटीआई के मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि इस इलेक्शन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। और इसका तो आपने माजी में देखा भी कि जब 2015 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे और खैबर में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तो नहीं थे लेकिन चेयरमैन पीटीआई थे, उन्होंने कितने एमपीएस को एक्सपेल भी किया था पार्टी से। सो ये तो कोई उसमें नई बात नहीं है, ये तो एक अंडरस्टूड बात थी। और कॉन्फिडेंस का जहां तक ताल्लुक है, इसको तफसील से तो स्टडी करके और जो पेश किया है वो तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने किया है। मेरी उनसे इस पे गुफ्तगू भी हुई थी, वो मुझे तो खासे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और जितना मैं इतनी तफसील से तो उसको नहीं जायजा लिया इस मामले को जितना उन्होंने लिया, लेकिन गुंजाइश मौजूद है जब आइन में, तो उन्होंने ये कैबिनेट के सामने इसको पेश किया। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि एक अटॉर्नी जनरल आके बताएंगे जी एक इसमें गुंजाइश मौजूद है आईनी तरमीम के बगैर। और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हमारे आइन के आर्टिकल 186 के तहत, वो उसका मकसद ही यही है कि कोई हुकूमत वक्त जो है बजरिया सदर के ऑफिशियली वो उसको भेजते हैं रेफरेंस को, वो एक राय ले सके। तो इसमें कानून और आइन के दायरे से बाहर कोई बात नहीं है, सिर्फ एक तशरीह मांगी हुई है कि क्या ये उन इलेक्शनों के जुमरे में आता है आइन के तकाजों के मुताबिक जो खुफिया रायशुमारी से होने चाहिए, या ये ओपन बैलेटिंग वालों कवानीन में सर मैं अपनी इंफॉर्मेशन बताया 122 के। सो मैं जाहिर है फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वही उसकी फर्माबरदारी सब पर लाजिम होगी।
वो फैसला गवर्नमेंट जो पोजीशन दे रही है उसके हाथ में भी आ सर सकता है। ये कानूनी के साथ सियासी मामला भी है ना, ये कानूनी के साथ सियासी मामला भी है। और उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन जो है, और बड़े क्रेडिबल जराए ने बताया है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 MPs के 2 नाराज़ ग्रुप इस वक्त मौजूद हैं। और 2 नाराज़ ग्रुप है, 15 MPs, एक ग्रुप में 15, दूसरे में 15 से 16 लोग हैं, और 30 के करीब MPs हैं जो नाराज़ हैं। अगर कोई आज़ाद बंदा पंजाब के अंदर से खड़ा हो गया तो अगर ये नहीं होती, आप कहते हैं ओपन बैलेट वाला फैसला नहीं आता, तो बड़ा मसला बन सकता है तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब के अंदर। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपोजिशन जमाते हैं, आप लोग चले आप कर सकते हैं रिफ्यूट, से आपको बिल्कुल राइट इसका हासिल है, लेकिन मेरी ये इन्फॉर्मेशन है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, इस पर क्या आप लोग पार्टी बनेंगे? चूँकि मुखालफत तो आ गई है कि हम इसे नहीं मानेंगे, नहीं होने देंगे। ये हुकूमत पार्लियामान से मफरूर है। जो बात ये करना चाहते हैं, पहले तो बात है कि अचानक PDM के जलसों के बाद इनको याद आ गया कि अच्छा जी हमने ये काम भी करना है, और फिर अचानक मुज़ाकरात की भी पेशकशें वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा कर दी। अब ये रेफरेंस आ गया है। पार्लियामान मौजूद है लेकिन इसको ताला लगा हुआ है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 12 मार्च को ख़त्म होनी है, अभी तो ख़त्म नहीं हुई, मौजूद है सेनेट। तो अगर ये वाकई कॉन्फिडेंट होते कि इनका केस दुरुस्त है, और बहुत हद तक हम सब ये चाहते हैं कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनमें शफाफियत आए, लेकिन जो काम अदलिया का है, आप उसके लिए आप क्यों गए हैं वहाँ? और मेरे तो ख्याल में अगर अदालत आलिया मोहतरम है, वो उसके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अदालत आलिया को पूछना चाहिए कि क्या आपने इसको कानून साजी के जरिए, जो एक अवाम के मुंतखब 2 ऐवान मौजूद हैं, क्या उसके जरिए इसको दुरुस्त करने की कोशिश की है? ये अब जो बराह रास्त जाना है, ये मुझे दुख से कहना पड़ेगा, और ये अदालत आलिया का एहतराम कायम रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत अदलिया को कानून साजी के लिए चोर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और मेरी इस्तदा होगी अदालत आलिया से कि ये अदालत आलिया का वकार कायम रखना यही है कि ये काम, जिसका काम है, पार्लियामान का काम है, वो करे। लेकिन हालात ये हैं कि पार्लियामान पर ताला है। पार्टी बनेगी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जी, हम अभी ये पिटीशन आई है, इसको पढ़ेंगे। अगर हमें फील हुआ तो हम ये जरूर, ये पॉइंट यही लेना है कि ये प्रेरोगेटिव है पार्लियामान पाकिस्तान का, दोनों मुंतखब ऐवानों का। किया क्यों नहीं है सर? ये इख्तियार तो है, आप लोग भी माजी में कहते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी रहा है। मेरे सामने 2 चीज़ें जो इस रेफरेंस के अंदर उनका हवाला भी दिया गया है। एक ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की होल कमेटी थी जिसकी मई 2016 की रिपोर्ट है, जिसमें ये तजवीज़ किया गया था कि जो ओपन बैलेट है वो होना चाहिए, और वहाँ पर भी ये तजवीज़ थी, और रज़ा रब्बानी साहब इस होल कमेटी को चेयर करते हैं पीपल्स पार्टी से। और दूसरा नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त, और दूसरा जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके अंदर मिसाक जमहूरियत के अंदर भी 2006 में ये बात तय पाई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान कि ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत के लिए। लेकिन किया नहीं आप लोगों ने। आज इमरान खान साहब कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करें इस मामले पे। नहीं तो देखिए ना, बजाय रेफरेंस देने के दोनों ऐवानों में मतन क्यों नहीं आया? उन्हें पता आप चाहते क्या? आईनी तरमीम की ऑफर वो कह रहे हमने की है, लेकिन कोई माना ही नहीं। आईनी तरमीम करनी पड़ेगी ना 226 के अंदर। चूंकि मोहतरम अटॉर्नी जनरल बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और इंडिपेंडेंट ज़हन के हैं, उन्होंने इनको ये रास्ता दिखा दिया है। लेकिन शफाफियत का तकाजा ये है कि दोनों ऐवानों में ये सीरियसली डिस्कस हो, और इस पर अब दोनों ऐवान अपनी राय दें। मेरे ख्याल में अगर कोई दुरुस्त तौर पर नजर आए कि अच्छी नीयत से किया जा रहा है, तो दोनों ऐवान इसको सपोर्ट करेंगे। हम सब चाहते हैं कि आईनी तरमीम अगर लेकर आती है तो फिर सोचेंगे। इमरान खान साहब की जो बुग़्ज़ और कीने की जो सोच है, उसका नतीजा ये है कि ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, हमने सुप्रीम कोर्ट चले जाना है। जो असल रास्ता है उसको इख्तियार नहीं करना, एक चोर दरवाजा ढूंढना है। और यही इशू बार बार उठ रहा है। इसी वजह से आज जो है पाकिस्तान की जो हाकमियत है वो मफलूज है, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है जमूद का शिकार है, मीडिया अंगूठे के नीचे है, और पाकिस्तान के अवाम भूखे, बदहाल और बेरोजगार। नासिर शाह साहब, ये जो बात करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब के, अपोजिशन से राय मांगी जानी चाहिए थी, उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। एक अच्छा काम है जिससे पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती रही है, नून लीग का भी मौक़िफ़ रहा माजी में कि ऐसा होना चाहिए। सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत आनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए कि किस बंदे ने किसको वोट दिया। ये आप लोग पहले कह चुके हैं, लेकिन 2006 कहाँ, 2020 कहाँ, 14 साल गुजर गए, किया आप लोगों ने भी नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो अगर वो आईनी तरमीम लेकर आते, आप लोगों ने तो साथ देना ही नहीं था। ये गवर्नमेंट को पता था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए।
खुर्रम दस्तगीर खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको सारी चीज़ें पार्लियामेंट में लानी चाहिए थी, और ये तो सिलेक्टेड हुकूमत है ना, ये पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन जो है उसको भी नहीं मानते। अगर यही बात वहाँ पे आती, बहस होती, देखें इसमें कोई हर्ज नहीं है, शफाफियत आनी चाहिए। पार्लियामेंट तो आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, खान साहब तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। मैनिफेस्टो में इनका मैनिफेस्टो जो है वो शफाफियत का है, वो हमने सबने देख लिया। जब ये सेनेट के चेयरमैन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो इनका मैनिफेस्टो सामने आ गया था ना, जो भी शफाफियत थी इनकी वो भी सामने आ गई थी। देखें 226 जो है आर्टिकल, वो सीक्रेट बैलेट की बात करता है, फिर तो नीचे की आम सतह पर भी ओपन होना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन असल चीज़ क्या है, 186 जो है जिसकी बात की जा रही है, उसमें तो राय है ना, सुप्रीम कोर्ट राय देगी, सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं करेगी जो भी तरीक़ेकार है, और राय के बाद भी तो बहस सुप्रीम कहाँ पे कोर्ट तो सर पार्लियामेंट में होगी। तो क्या ही बेहतर था कि इसको पार्लियामेंट में ले जी तशरीह करने, राय हुए है ना वहाँ पे 186 जो रेफरेंस है वो राय लेनी है वहाँ से, जो है वो लेकिन राय है, ओपिनियन है, ये राय है, ये जजमेंट नहीं है। बिल्कुल, ये जजमेंट नहीं है, ये राय है। राय जो है वो वजह से आइन के ऊपर हावी नहीं आ सकती किसी सूरत में भी। लेकिन बिल्कुल, तो मैं खामखा का एक चीज को मुतनाज़ा, वही जो एक सीरीज है ना इनकी कोताहियों की, नादानियों की, नाअहलियों की, हर एक इशू में, क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रही है ऐसी उसको कंट्रोवर्सी में डाल रही है गवर्नमेंट? आपको फिर क्या लग रहा है क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ये ऐसे ही सिर्फ ये देखें, ये घबराए हुए हैं अपने ही लोगों से जो इनसे नाला है, जो आपने ग्रुप, आपके इल्म में तो मे बी ये एक दो ग्रुप है, इनके बहुत सारे लोग जो इनकी पॉलिसीज से नाला हैं। देखिए जो नजरियाती भी थे ना इनके पीटीआई के, वो जिस तहत आए थे, जो बात वो समझते थे, वो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, हर चीज पर यू टर्न ले लिया गया। कुछ सिंध के अंदर आप भी कोई गेम, सिंध के अंदर साहब आप भी कोई गेम कर रहे हैं उनके साथ मिलके, एमकेएम के साथ, उन्हें कोई ऑफर वगैरह दे रहे कोई वजारतों की कि मिलके सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए? यहाँ खान साहब के पास भी आए थे, लेकिन यहाँ से तो मेरे ख्याल से कोई इतना हाथ अच्छा जवाब नहीं मिला। ऐसा इम्कान है कि आप एमकेएम के साथ मिलके सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें? ऐसा देखें, पॉलिटिकली तौर पर जमहूरियत में दरवाजे खुले रहते हैं, और हम तो हमेशा सबके साथ बातचीत के कायल हैं कि बात करनी चाहिए। तो एमक्यूएम या दीगर हैं, जीडीए है, दीगर चीज़ें, उनसे बात ज़रूर होगी, क्योंकि वो भी इनसे नाला है। कोई एक बात पे तो नहीं रहते ना। अभी वो जो आज जिस बात कल हुई है मीटिंग, जो उनका मेन एक इशू था एमक्यूएम का, सेंसस वाला, जिस पे उन्होंने सारी चीज़ें उठाई हुई थी, मुझे तो पूरा यकीन था कि एमक्यूएम अगर अपने मौक़िफ़ से सिंसियर है तो उसको तो इस्तीफे देने चाहिए थे। नफीस वुज़रा को वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा बोलते हैं ना एमक्यूएम वाले कि जी सेंसस हो गया हमारा, बड़ा ये हो गया, तो आज क्यों नहीं दिए इस्तीफे? वो तो बैठे हुए हैं। इस डील पे आप सिंध में जीडीए या एमकेएम को कोई सेनेट की सीट दे सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो वफाकी हुकूमत को छोड़ते हैं? जी बिल्कुल, देखें वो बात क्यों नहीं हो सकती उनसे, इसमें क्या हर्ज है? बात हो सकती है, बात हो सकती है। वलीद इकबाल साहब, बात हो सकती है, और यहाँ आपके इत्तेहादी तौर पर वो भी सेनेट के इलेक्शन में यूज़ करने की बात हो रही है। शायद यही डर है खान साहब को कि वो ओपन बैलेट चाह रहे हैं, पंजाब में काफ लीग कहीं ना मिल जाए हमारे साथ। वो ये, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं पंजाब में काफ लीग भी हमारे साथ मिल सकती है सेनेट में हो सकता है ऐसा। ये आई थिंक अपना आपस में नहीं, मेरे ख्याल ये फैसला कर लें सारे मामलात को, तो फिर हम चले वली साहब का जवाब आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ। ये मैं अभी कल या परसों या 6 दिन पहले की बात नहीं कर रहा, मैं इस प्रोग्राम की बात ही कर रहा हूँ। ये पहले ये फैसला कर लें कि उन्होंने इस्तीफे देने हैं कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, तो अगली बात तो बाद में आएगी ना कि कौन इनके साथ आएगा, कौन इनके साथ नहीं आएगा। मैं तो मफरूजे पे बात कर रहा हूँ। ये आपने खबर दी ना कि क्या बात है, मेरी खबर ये है कि इन्होंने कोई इस्तीफे नहीं देने, ये ऐसे ही ड्रामा है कि सेनेट का इलेक्शन लड़के फिर अगला फैसला करेंगे। अच्छा, जब उन्होंने इस्तीफे दे दिए हुए, सिंध की असेंबली में इनके वोट ही नहीं हुए, पंजाब में नहीं, अगर इनके एमपीएस ही नहीं हुए, अच्छा पॉइंट आपका वलीद इकबाल साहब, पीटीआई की आ जाएगी। अच्छा पॉइंट आपका खुर्रम दस्तगीर साहब। ये जो आपने काफ लीग वाली बात की है, ये हो सकता है ये कोई राब्ते हुए हैं या वैसे आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? ये तो वक्त के साथ अभी अगले चंद हफ्तों में ये फैसला हो जाएगा।
हमारा काफली के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जा सकता है पंजाब में। पीडीएम का मकसद जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाना है। हमारा हतमी मतमा नजर इस्तीफे देना तो नहीं है ना। हमने तो वो काम करने हैं, और इसमें हम सब मुत्तहिद हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, कि हमने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी है जिसके नतीजे में इस मुल्क में जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों। उसके रास्ते में जिस वक्त जो फैसला करना है वो होगा, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हुकूमत, चाहे उसके लिए सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही क्यों ना लेना पड़े। आई मीन इसमें जो है फिर मैं कहूंगा कि सेनेट का इलेक्शन ना लड़ना हमारा मतमा नजर नहीं है। हमारा मतमा नजर उसकी तरफ है कि हमने जल्द अज जल्द इस मुल्क में हकीकी जमहूरी इंतखाबात करवाने हैं। उस तक के लिए जो भी हमें टैक्टिक इस्तेमाल करने वो हम करेंगे। हुकूमत ऐसा क्यों करती है? 28 महीने में एक चीज साबित हुई है कि ये हुकूमत चारागाह नहीं है, सिर्फ इल्जाम। काफली के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली बात मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन ये सेनेट के इलेक्शन में आ सकते हैं, डिस्कशन चल रही है। नहीं, इसमें आप देखेंगे आगे वाले दिन जैसे सेनेट का इलेक्शन करीब आएगा, अच्छा, फिर गुफ्तगू हो, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।